ओपन कोर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। आज के हमारे सेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं। पहले हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या हो सकता है। फिर हम देखेंगे उस एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। फिर हम उन एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि a टू द पावर 0, a टू द पावर नेगेटिव इंटीजर या a टू द पावर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि रेडिकल्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, सिमिलर और नॉन सिमिलर सर्ड्स क्या होते हैं, सर्ड्स को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं या उनके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं सर्ड्स पर। गिवन सर्ट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से अरेंज करते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होते हैं सर्ट्स के, उन्हें रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है और सर्ट्स के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं हमारे सेशन के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कोई भी नंबर हो, जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 × 3 × 3 और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 17 टाइम्स। तो इसे इस तरह के एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के बजाय हम प्रिफर करते हैं शॉर्ट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, जो होता है जिसमें हम बनाते हैं पहले बेस। चूँकि हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हमारा हो जाएगा बेस, और कितनी बार हमने उसे मल्टीप्लाई किया वो हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट। तो इस केस में 3 टू द पावर 17। जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो नंबर होगा हमारा a, जिस नंबर को हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जितनी बार हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट m। तो इसे हम रीड करते हैं a टू द पावर m इस तरह से। जैसे इस केस में हमारा बेस होगा 3 और एक्सपोनेंट होगा हमारा 17। और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 बार। तो इसे हम लिखेंगे 6 हमारा बेस बनेगा, क्योंकि हम 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसे 5 बार। तो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा 5। अब इसे रीड कैसे करते हैं, 6 टू द पावर 5 या 6 रेज टू द पावर 5। एक और एग्जांपल है, 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 20 बार। तो इसमें हम इसमें हमारा बेस होगा 5 और इसमें हमारा एक्सपोनेंट होगा 20, क्योंकि हम उसे 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से -7 यहां हमारा बनेगा बेस, एक्सपोनेंट बनेगा हमारा 10, क्योंकि हम उसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर आप एक बात नोट करिएगा, जब भी नंबर है मान लीजिए -1 और उसके एक्सपोनेंट पर यदि ऑड पावर है, 3 है, 5 है, 7 या कोई भी ऑड नंबर है, तो ये हमें देता है सिंप्लीफाई होके -1। लेकिन अगर -1 के ऊपर इवन पावर है तो ये सिंप्लीफाई होके हमें देता है 1। अब यहां पर माइनस साइन है और उस पर जो पावर है वो इवन है, तो ये और सिंप्लीफाई होके हमें देगा 7 टू द पावर 10। फ्रैक्शन फॉर्म का एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहां पर हमें दिया गया है 3/5 और इसे मल्टीप्लाई हमें करना है 17 टाइम्स। तो इसे हम लिखेंगे 3/5, ये बन जाएगा हमारा बेस, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 16 टाइम्स। तो 16 हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट। इसी नोटेशन को अब रिवर्स करके हम देखते हैं। ये एक हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है या एक्सपांड करना है। तो इसे हम लिखेंगे -2/3 -2/3 -2/3 और एक बार और -2/3। 4 बार हमने लिख दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। माइनस साइन 4 बार आ रही है, इवन टाइम्स है, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 हमारा 4 बार आ रहा है, 2 टू द पावर 4 होता है, या 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16। 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 81। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म ये रहा। इसी तरह से मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया है और उसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम के कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उसी
मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 81 और इसे हम करेंगे प्राइम फैक्टराइज। 3 से ये जाएगा 27, फिर 3 से हमें देगा ये 9, फिर 3 टाइम से हमें ये देगा 3, फिर 3 से हमें देगा ये 1। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। और इसी को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहें तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिपीटेड टाइम्स, तो बेस बनेगा हमारा 3 और 4 बार इसे हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा एक्सपोनेंट बनेगा यहाँ पर 4। यह तरीका है किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कोई भी दो गिवन नंबर हैं जिनके बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग हैं और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 क्यूब को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर से। तो यहाँ पर बेस है हमारा 3 और पावर्स है हमारी 3 और 2, तो ये चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 = 5। इसी तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में भी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे हमारा नंबर जो बेस है वो है 7/4 और इस पर पावर हो जाएगी 4 + 3 = 7। जब भी बेस सेम हो और दोनों नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसी तरह से डिवीजन के केस में हम देखते हैं, जब भी दो नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है तो अगर उन दो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर m या फर्स्ट वाले की पावर बड़ी है जो न्यूमरेटर में आएगा तो इसका एक्सप्रेशन होगा a⁻m-1। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां से फर्स्ट वाला, यहां पर दोनों का बेस सेम है 8/7। अब ये डिवीजन में आ रहे हैं, m है हमारा 26 तो यहां पर हम लिखेंगे 26 और ये है 13 जो कि डिवीजन में आ रहा है ये वाला एक्सप्रेशन। तो हमारा जो 13 है वो जाएगा n वो लेगा n की प्लेस, तो ये होगा 13। तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया 8/7 13। उसी तरह से यदि m छोटा हो और n बड़ा हो तो यहां पर इसका फॉर्म हो जाता है a⁻m-1। अगर ऊपर वाले फॉर्म में लिखें और बाहर आ जाता है एक नेगेटिव साइन, उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम इस वाले नंबर को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, हमारा बेस दिया है 13/14 दोनों नंबर्स में, तो बेस हमारा यही रहेगा 13/14। अब पावर में आप देखेंगे यहां पर है 10, यहां पर है 15, ये हो जाएगा 10 - 15 जो कि हो जाएगा 13/14 टू द पावर -5। इसे हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, तो 1/13/14 टू द पावर 5। ये तरीका है इससे लिखने का और ये है हमारा सेकंड लॉ। पहला हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा हमने देखा डिवीजन के लिए। अब फोर्थ लॉ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर दिया है हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म पे और उस पर एक पावर और चढ़ी हुई है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा 2/5 का स्क्वायर करना है और फिर उसका हमें क्यूब करना है। m यहां पर हो जाएगा 2, n यहां पर हो जाएगा 3, तो इसे हम लिखते हैं a⁻m × n। ये जो ऊपर की दो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहां पर होगा 2/5, यहां पर है 2, यहां पर है 3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 × 3। ये हमें देगा 2/5 टू द पावर 6। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक पेज ऐड करके आपको वो बता देता हूं। अभी हमने जो फॉर्म देखा है वो है a⁻m होल टू द पावर n। अब कई बार हम गलती कर देते हैं कि इसे लिख देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये इक्वल होता है a⁻m टू द पावर n के, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये ट्रू नहीं है।
एक दो केसेस में हो सकता है छोटे नंबर्स के लिए जहाँ पर पावर्स छोटी हो, लेकिन ये जनरल फॉर्म में बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है ये हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस। इसका मतलब होगा अगर हम इसे एक नंबर मान के चलें और इसे एक्सपोनेंट मानकर चलें, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ए टू द पावर m को मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर m से, ए टू द पावर m से, और ये चलेगा n टाइम्स। मतलब ए टू द पावर n आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमने फर्स्ट लॉ देखा था कि जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर होगा a हमारा बेस बन जाएगा m प्लस ये होगा n टाइम्स। m n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसी वजह से ये हो जाता है a m इंटू n। अब हम देखते हैं सेकेंड केस। यहां पर क्या है कि हमें a टू द पावर m टू द पावर n, तो पहले हमें m और n लेना पड़ता है, तो हम लेंगे m टू द पावर n। तो m टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? यदि हम यहां नंबर हमने लिया a, तो इस केस में हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय m, और ये मल्टीप्लिकेशन चलेगा n टाइम्स। तो आप डिफरेंस देखें, यहां पर हम a के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहा था वो m है, लेकिन वो एडिशन में आ रहा है n टाइम्स। लेकिन यहां पर a के ऊपर जो m है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है n टाइम्स। इसी वजह से ये हो जाता है हमारा m a टू द पावर m इंटू n, जो कि ये केस है, और ये हो जाता है हमारा a टू द पावर m टू द पावर n, जो कि ये केस है। तो आप डिफरेंस नोट करिएगा, यहाँ पर a टू द पावर में जो m जो है वो एडिशन में है, यहाँ पर जो a टू द पावर m है वो मल्टीप्लिकेशन में है। इसी वजह से ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर कई बार हम गलती करते हैं, तो इसे आप बहुत खास ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ लॉ, जो कहता है कोई भी बेस है अगर उसके ऊपर पावर 0 आ जाती है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो नंबर हैं, a टू द पावर m, दूसरा भी a टू द पावर m, दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो अभी हमने ऊपर देखा था कि बेस रहेगा a, एक्सपोनेंट हो जाएगा m माइनस m, जो कि हो गया a टू द पावर 0। जैसे कि हम लिखते हैं 17 को जब हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं उसे 1, क्वोशंट हमारा आता है 1, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इसी वजह से ये हो जाता है 1। तो a टू द पावर 0 जब भी हो, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आपका 0 आए तो हमेशा वो इक्वल टू 1 होगा। ये सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। 2/7 या कोई भी यहाँ पर नंबर हो, चूंकि उसके ऊपर एक्सपोनेंट हमारा 0 आ रहा है, इस वजह से इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगी 1। एक बात आप ध्यान रखिएगा, a टू द पावर 0 जब हम लिख रहे हैं तो ये इक्वल टू होता है 1। a टू द पावर 1 अगर होगा तो वो होगा इक्वल टू 8 सेल्फ। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। कोई भी नंबर है अगर उसके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर का फॉर्म ले लेती है तो हम उस बेस को रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं और पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 5 टू द पावर -3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5, बेस को हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में और पावर हमारी नीचे आकर हो जाएगी पॉजिटिव। ये इसके इक्वल होता है इस एक्सप्रेशन फॉर्म के हिसाब से। ये है फ्रैक्शन के लिए है, इसे मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ। अगर 2/7 है हमारा नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो -2 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर p हो गया हमारा 2, यहाँ पर q हो गया हमारा 7, तो इसे हम लिख सकते हैं, एक तो इसको रिवर्स करके लिख दें, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2/7 टू द पावर 2, डिनोमिनेटर में हमने लिया तो हमारी जो पावर थी वो पॉजिटिव हो गई। अब 7 को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 टू द पावर 2, और जब ये डिनोमिनेटर में जब दो नंबर डिवीजन में है और एक्सपोनेंट हमारा जो रहता है वो इसे हम इंडिविजुअली भी असाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7², ये हो जाएगा 2²। इस तरह से हम फ्रैक्शनल नंबर पे जब भी नेगेटिव इंटीजर आता है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं।
ये लॉज थे जो अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे, उनको एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब भी दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो बेस सेम हो तो पावर्स दोनों की ऐड हो जाती हैं। जब डिवीजन में हो तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर कोई नंबर दिया है जिसके एक्सपोनेंट के ऊपर फिर से होल टू द पावर n हो या फिर से कोई बड़ा एक्सपोनेंट हो, छोटा एक्सपोनेंट हो, तो जो ये दोनों एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दो नंबर दिए हों जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि मान लीजिए 3 × 4 है और इसके ऊपर पावर है 3, तो ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है ये हम इन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली असाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 4 to the power 3। सेम चीज डिवीजन में भी चलती है। अगर हमारे पास होता 3/4 to the power 3, तो हम इसे लिखते 3 को 3 पे असाइन कर देते 3³ 3 को 4 पे भी असाइन कर देते 4³। ये 5 है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है जिसके बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो, तो उसका क्या मीनिंग होता है। अभी जो बेस है ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, p जो है वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, और q जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसे हम लिखते हैं, ये होता है रेडिकल साइन, p हमारा यहां पर पावर में आ जाता है और q जो हमारा डिनोमिनेटर था वो अंडर रूट के ऊपर साइन बनता है, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। अभी हम उससे आगे देखेंगे, पहले इस नोटेशन को समझ लेते हैं। मान लीजिए नंबर दिया है 2 to the power 2/3, इस नंबर को मुझे इस नोटेशन में लिखना है, तो इसे मैं लिखूंगा 2 पावर 2 यहां पर आएगी, रेडिकल का साइन लगेगा और यहां पर लिखा जाएगा 3। यह है थर्ड रूट ऑफ 2 और 2 के ऊपर ऑलरेडी एक्सपोनेंट 2 है। इसका मतलब होता है थर्ड रूट ऑफ 4। तो जब भी 1/q के फॉर्म में होता है, जैसे कि 4 to the power 1/3 है, इसे हम इसी तरह से लिख सकते हैं। थर्ड रूट ऑफ 4 इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो है q है हमारा 3, a है हमारा 4, तो ये है थर्ड रूट ऑफ 4। इसे ही हम लिखते हैं 4 क्यूब रूट 3 इस फॉर्म में। ये लिखने की नोटेशंस है। अब ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है 243 to the power 2/5 की। अब 243 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो 81 × 3 है ये, पर हम अभी के लिए प्राइम फैक्टराइज करके इसे देखते हैं। ये है 243, इसे हमें करना है प्राइम फैक्टराइज। 3 से जाएगा 81, 3 से हमें देगा 27, फिर से ये देगा 9 3 1। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो इसे हम लिखेंगे 3 हमारा बन जाएगा बेस, 5 टाइम्स आ रहा है इसलिए एक्सपोनेंट चला जाएगा 5, और ब्रैकेट के ऊपर हमें पावर दी है 2/5। अभी हमने ऊपर देखा था कि जब भी a to the power m होल ब्रैकेट टू द पावर n का फॉर्म हो, तो जो दोनों हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 5 अंदर वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय बाहर वाला पार्ट 2/5। 5 आपस में कैंसिल होके हमें देगा 3² या 9। तो ये है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये पार्ट अभी तक हमने देखा था एक्सपोनेंट्स का। अब हम आते हैं सर्ड्स पर। सर्ड्स इर्रेशनल नंबर्स के ही फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ एक उनमें थोड़ा सा बेसिक सा चेंज होता है। जैसे कि कोई भी नंबर सर्ड तब होगा, पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं। सर्ड्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ये जो x वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ये जो साइन बना है इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन, और यहां पर n इस पर जो पावर रहती है वो होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। जैसे जब भी हम लिखते हैं √2, तो यहां पर 2 हमारा हो जाएगा रेडिकेंट, ये हो जाएगा हमारा रेडिकल साइन, और √2 में यहां पर हम 2 स्पेसिफिकली लिखते नहीं है, लेकिन ये होता 2 ही है, मतलब ये होता है 2 1/2 सेकेंड रूट ऑफ 2,
या स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे हम यदि हम इसका थर्ड रूट लिखें तो हम लिखेंगे 2 अंडर रूट में ये 3, ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 2, 1/3। अब कोई भी गिवन नंबर है वो सर्ड है या नहीं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला कि वो इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ये जो नंबर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर हमें देना चाहिए। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम अपने चैप्टर 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई ना होकर हमें एक रैशनल नंबर देना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ये जो अंदर का जो नंबर आता है जिसे हम रेडिकेंड बोलते हैं, जैसे इस केस में हमारा 2 है, ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इरैशनल नहीं होना चाहिए। इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर आए वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और ये जो एक्सप्रेशन हमें जो ओवरऑल वैल्यू दे वो इरैशनल होनी चाहिए, तो ही वो सर्ड्स कहलाता है। हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ वर्ड फॉर्म में भी दिया है, अगर हम किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं उसकी पावर्स को, तो वो एक सर्ड है। एग्जांपल्स देखते हैं। अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 को हम लिखते हैं 7 टू द पावर 1/2। अब इस यहाँ पर 7 के ऊपर जो पावर आ रही है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, और इसे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता फर्दर, इस वजह से ये एक सर्ड है। 8 को देखते हैं। 8 जो है हमारा रैशनल नंबर है, रेडिकल का साइन भी है और बाहर उसका ऑर्डर भी है, तो देखने में ये हमें भले ही लग रहा हो कि ये सर्ड है, लेकिन ये है नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 8 टू द पावर 1/3। 8 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करके 2 की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/3। और इसे अगर मैं अब फर्दर सॉल्व करूं, जो हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये मुझे देगा 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसका मतलब है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1। तो चूंकि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया और ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं है, इस वजह से ये सर्ड नहीं है। थर्ड एग्जांपल आप देखिए। ये भी एक्सप्रेशन में सर्ड लग सकता है, लेकिन ये भी सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन हमारी वैलिड हो रही है। यहां पर जो अंदर जो गिवन नंबर है, ये जो 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 जो है ये इर्रेशनल नंबर है। और हमने ऊपर देखा था कि रेडिकल साइन के अंदर जो भी यहां पर नंबर आएगा वो रैशनल नंबर होना चाहिए, इस वजह से ये रैशनल, ये जो ओवरऑल नंबर है ये रैशनल है, लेकिन चूंकि अंदर का हमारा रेडिकेंड रैशनल नहीं है, इस वजह से ये सर्ड नहीं है। तो ये हमने देखा कि हम सर्ड्स को किस तरह से पहचानते हैं कि कोई इरेशनल नंबर सर्ड है या नहीं, उसके हमने ऊपर क्राइटेरिया देखे। अब सर्ड्स की कुछ अपनी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम क्विकली वो भी रिवाइज कर लेते हैं। यह है हमारा प्योर एंड मिक्स सर्ड्स। कोई भी नंबर जब हमें सर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसके बाहर यहां पर जो हमारा फैक्टर है वो 1 है, और जो भी नंबर है वो हमें रेडिकल साइन के अंदर ही दिया हुआ है, तो यह होता है हमारा प्योर सर्ड का फॉर्म। जैसे यहां पर आप देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 14 4th पावर ऑफ 14। ये होता है हमारा प्योर सर्ड का फॉर्म। जो यहां पर फैक्टर आएगा वो 1 का मल्टीप्लाई, वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मिक्स सर्ड्स में क्या होता है, आप देखेंगे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। रूट 3 जो है हमारा सर्ड वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर एक फैक्टर है जो कि 1 नहीं है, इसलिए इस वजह से ये हमारा मिक्स सर्ड्स कहलाता है। ये वर्ड के फॉर्म में आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। सेकंड आता है हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड्स क्या होते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था रेडिकल साइन के ऊपर यहां पर जो भी डिजिट लिखी होती है वो होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यही देख रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 4 से, तो 5 जो है, अब चूंकि पहले ये इसे हम देखें ये प्योर सर्ड है या मिक्स सर्ड है, तो ये मिक्स सर्ड है क्योंकि यहां पर हमारे पास 5 आ रहा है यहां पर फैक्टर, जिसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो 5 हमारा यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ द सर्ड, 3 हमारा है यहां पर ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्योंकि ये थर्ड रूट है, और यहां पर जो हमारा रेडिकेंड है वो है यहां पर 4। तो 5 इज कोफिशिएंट, 3 इज ऑर्डर, 4 इज रेडिकेंड। अब ऊपर हमने देखा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, अब यहां पर हम देखेंगे लॉज ऑफ सर्ड्स क्या होते हैं।
यहाँ पर हमें ए का जो ऑर्डर है, इस सर्ड का जो ऑर्डर है वो है n, और उस पर हमने एक्सपोनेंट दिया है n, तो ये सिंप्लीफाई होकर हो जाता है a। कैसे होता है हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है 2, इसका ऑर्डर है 3, और इस पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है हमें 3। तो पहले हम अंदर ब्रैकेट वाला पार्ट देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 1/3, ब्रैकेट पर हमें दिया है 3। अगेन पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हमें दे देगा 2। तो जो अंदर रेडिकेंड था वही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 आ गया। नेक्स्ट, जब भी दो सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है जिनकी ऑर्डर सेम है, यहां पर आप देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम उन्हें एक कंबाइंड नंबर भी मान सकते हैं। जैसे 2, ऑर्डर इसका 3 है, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है थर्ड रूट ऑफ 3 से, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 × 3, और इनका ऑर्डर हो जाएगा 3। सेम चीज डिवीजन पर भी एप्लीकेबल होगी। इसी नंबर को हम ले लेते हैं। अगर यहां पर दिया है हमें थर्ड रूट ऑफ 2, और यहां पर हमें दिया हुआ है थर्ड रूट ऑफ 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 पूरे पर थर्ड रूट। नेक्स्ट, जैसे एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहे थे ऊपर की दो पावर्स, वैसे ही यहां पर सर्ट्स के ऑर्डर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ है 2, यहां पर है 3, यहां पर है मान लीजिए 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 1/3 और 1/4 हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमें देगा 2 1/12। नेक्स्ट हमें देखना है इस नोटेशन को। ये हम नोटेशन ऊपर भी देख चुके हैं, इसलिए हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 3 के ऊपर पावर है 2, और यहां पर हमें ऑर्डर ऑफ सर्ड है 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 3, 2 जो है हमारा न्यूमरेटर बनेगा, 5 हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। ये फॉर्म है इस तरह की नोटेशन को लिखने का। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा कि हम अपनी जो भी गिवन सर्ट्स रहती है उसकी ऑर्डर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो भी सर्ट हमें दिया है उसका ऑर्डर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अंदर के पार्ट से कोई नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके और बाहर के पार्ट से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके। जैसे एग्जांपल मान लीजिए है 2, अंदर दिया है क्यूब, यहां पर है 5, ये हमारा एग्जांपल नंबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर रहेगा 2, 3 × 2 हो जाएगा 6, 5 × 2 हो जाएगा 10। तो यहां पर ऑर्डर था 5, यहां पर ऑर्डर है 10। हमने सेम नंबर को थोड़ा सा ट्विक करके हमने लिख दिया, ऑर्डर चेंज करने के लिए। हल्का हल्का सा मैनिपुलेशन है बस। ये मैनिपुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कई बार जब सर्ट्स कंपेयर करने होते हैं या फिर उस पर कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने होते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम किसी वजह से बनाना होता है, तब ये टेक्निक हमारे काफ़ी काम आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमिलर या लाइक सर्ट्स क्या होते हैं। दो सर्ट्स को सिमिलर हम तब बोलते हैं जब उनका रेडिकल वाला पार्ट जो है, जैसे कि यहाँ पर √5, यहाँ पर √7, वो सेम हो। इन केसेस में हम कोफिशिएंट पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3√5 और 7√5 लाइक सर्ट्स हैं क्योंकि इनके दोनों की जो सर्ड पार्ट है वो है √5. अब इसी तरह से अनलाइक सर्ट्स क्या होंगे, जैसे अगर यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल लें हम 3√5 और दूसरा नंबर अगर होता 7/7, तो इस केस में आप देखेंगे कोफिशिएंट पार्ट हमने सेम लिए, लेकिन यहाँ पर हमने जो यहाँ पर सर्ड वाला पार्ट था, यहाँ पर था √5, यहाँ पर है √5 और √7, तो √5 और √7 सेम नहीं है, इस वजह से ये दोनों कहलाते हैं अनलाइक सर्ट्स।
और ये वाले पार्ट जो है वो है लाइक सर्ट्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, वही 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस अब हम सर्ट्स पर अप्लाई करके देखेंगे। पहला एग्जांपल हमारे पास है एडिशन का। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि √50 में हमें ऐड करना है √288। तो इससे करने का तरीका है कि सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं 50, उसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से ये हमें देगा 25, 5 से ये हमें देगा 5, अगेन 5 से 1। तो 50 को हम लिख सकते हैं √2 × 5 × 5 प्लस, अब हम 288 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 288 2 टाइम्स 144, 2 टाइम्स 72, 2 टाइम्स 36, 18, 9, 3, 1। तो √288 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम देखेंगे यहाँ से 5 × 5 है, हम अंडर रूट के बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 √2 प्लस यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4 5 बार, तो हम 4 बार यहाँ से ले सकते हैं 4, यहाँ से हम 3 एक ले सकते हैं 3, और अंडर रूट में एक आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 5√2 प्लस 12√2। अब आप देखेंगे ये लाइक सर्ट्स में कन्वर्ट हो गए, जो हमने अभी देखे थे सिमिलर सर्ट्स हैं। तो अब हम इनका एडिशन कर सकते हैं। 5 + 12 17, और इसका सर्ड वाला पार्ट एज इट इज। तो इसका जो एडिशन होगा वो ये आएगा। इसका करने के लिए हमने पहले किया प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का, रेडिकल पार्ट में हमने उसे कन्वर्ट किया, फिर हमने देखा कि दोनों लाइक सर्ट्स हैं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर √3 अगर किसी वजह से भी होता, कोई दूसरा नंबर अगर हम लेते, तो फिर हम इसे ऐड नहीं कर सकते, फिर हमें उसे वैसे ही लिखा छोड़ देना पड़ता। तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सर्ट्स में, तो उनका लाइक होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हम एग्जाम्पल देखते हैं एक सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 98 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 98 2 टाइम्स हमें देगा 49, 7 से जाएगा 7, 7 अगेन 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 आएगा हमारे रूट के बाहर √2 माइनस, अब हम करेंगे 18 के लिए, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ये हो जाएगा 3√2। अब आप देखेंगे ये दोनों भी सिमिलर या लाइक सर्ट्स हैं, तो हम इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 7 - 3 4, और ये आ गया हमारा सर्ट्स का पार्ट 2। तो इसका आंसर हुआ सिंप्लीफिकेशन का 4√2। अब देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं सर्ट्स पर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो भी नंबर्स हम लेंगे सर्ट्स के, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है √3 को हमें मल्टीप्लाई करना है √2 से। अब देखेंगे अंडर रूट का मतलब होता है इसका जो ऑर्डर है वो है 2, यहाँ पर भी इसका ऑर्डर जो है वो है 2, 3 का भी ऑर्डर 2 है, यहाँ पर अंडर रूट का भी ऑर्डर 2 है। तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6, और हमारा अंडर रूट का पार्ट एज इट इज। तो इस तरह से हम दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखें, यहां पर √3 है, यहां पर जो ऑर्डर है वो है 2, यहां पर है √3, तो यहां पर ऑर्डर है 3। अब हम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें इनके ऑर्डर सेम करने होंगे। एक्सक्यूज मी। तो दो सर्ट्स के ऑर्डर किस तरह से हम सेम करते हैं वो हम ऊपर पार्ट में देख चुके हैं, अब उसे हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। 2 ऑर्डर, यहां पर 3 ऑर्डर, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, मतलब हमें इन्हें बनाना है 6। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसे मैं लिखता हूं 3, 1/2 लिख सकता हूं। अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे 3।
और यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ 2 1/3। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे 2। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? थ्री के पर पावर 3 बाहर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पर पावर 2 बाहर 6। तो आपने देखा हमने इन दोनों नंबर्स को सेम ऑर्डर में चेंज किया। यहाँ पर 2 ऑर्डर था, यहाँ 3 ऑर्डर था, यहाँ पर दोनों में 6 ऑर्डर है। अब हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे लिख देंगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और इसका 6th पावर। तो इस तरह से दो नंबर्स जिनके ऑर्डर अलग अलग हैं, दो सर्ट्स जिनके ऑर्डर अलग अलग हैं, हमें पहले उन्हें सेम ऑर्डर का बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उन पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रोसेस कर सकते हैं। सेम नंबर्स मैंने लिए हैं डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो जाएगी। इनको जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 6th रूट पर, 2 का स्क्वायर 6th रूट पर। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर पूरे पर 6th रूट। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं सर्ट्स का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल में इस पे कई बार डायरेक्ट सवाल दिखते हैं इस टॉपिक पर, या दूसरी भी एग्जाम्स में इनमें दिखते ही हैं। तो सर्ट्स कंपेयर करने के लिए अगेन सेम चीज हमें करनी पड़ेगी, ऑर्डर हमें सबसे पहले सेम करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमसे पूछा गया है कि 1/4 का अंडर रूट और 3rd रूट ऑफ 1/3 में से बड़ा कौन है। तो हम देख के इसमें से कभी भी डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2, यहाँ पर इसका ऑर्डर है 3। तो सबसे पहले हम करेंगे इनके ऑर्डर सेम करेंगे। यहाँ पर है 1/4 1/2, यहाँ पर है 1/3 1/3। अब देखेंगे 2 और 3 का एलसीएम हम ले लेंगे 6। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 का क्यूब और इसकी 6th पावर। ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इसकी 6th पावर। अब दोनों के हमने ऑर्डर सेम कर दिए। यहाँ पर इसका ऑर्डर है 6, यहाँ पर इसका ऑर्डर है 6। अब हम केवल इसका अंडर वाला जो रेडिकेंट पार्ट है उसे कंपेयर करेंगे। तो 1/4 का क्यूब हमें करना है, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये हो जाएगा 1/64, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1/64, और यहाँ पर हो जाएगा 1/9 1/9। अब हमें पता है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा नंबर होता है। तो इस केस में ये छोटा है, तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। दोनों में से ग्रेटर पूछा है तो हमारा जो क्यूब रूट ऑफ 1/3 है वो बड़ा होगा। तो प्रोसेस आप देखिएगा, सबसे पहले हमें ऑर्डर देखना है कि वो सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम उसे सेम ऑर्डर का बनाएंगे। उसके बाद अंदर का जो रेडिकेंट वाला पार्ट है उसको, यदि वो फ्रैक्शन में है तो उस तरह से हम उसे फ्रैक्शन कंपेयर करेंगे। जो भी बड़ा पार्ट होगा वही हम एंड में उसे बड़ा मानेंगे। सेम टेक्निक अब हमें अपनानी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने में। इस पर भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और कई एग्जाम्स में दिखे भी हैं। जैसे यहां पर दिया है क्यूब रूट ऑफ 2, तो हम लिखेंगे 2 1/3। यहां पर दिया है अंडर रूट ऑफ 3, तो हम लिखेंगे 3 1/2। यहां पर दिया है 6th रूट ऑफ 5, तो हम लिखेंगे 5 1/6। अब सबके आप देखेंगे यहां पर ऑर्डर अलग अलग हैं और 3 2 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 6। तो हम सबको 6th ऑर्डर की सर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 है तो यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हमारे ये जो सर्ट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे टू पर आ जाएगा स्क्वायर, ऑर्डर 6, 3 पर आ जाएगा क्यूब, ऑर्डर 6, और 5 एज इट इज रहेगा। अब हमने सबके ऑर्डर सेम कर दिए, तो अब हम इनका सिर्फ रेडिकेंड वाला पार्ट देखेंगे। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 क्यूब हो जाएगा 27, 5 रहेगा 5। तो अगर हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो सबसे छोटा है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये है सबसे छोटा। नेक्स्ट है 5 वाला पार्ट, ये 6 है, और सबसे बड़ा पार्ट हो जाएगा हमारा 3 वाला। तो इस तरह से हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। प्रोसेस हमारा अगेन सेम रहेगा। सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं सेम है या नहीं, अगर नहीं है तो हम उसे सेम ऑर्डर में पहले कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका जो भी रेडिकेंड वाले पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर है 2, 3, 5, इन्हें हम कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पर हम टोटल लिंक को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। रैशनलाइजेशन हमने पहले भी देखा है। रैशनलाइज हम तब करते हैं जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा रैशनल रहे, न्यूमरेटर भले ही हमारा इर्रेशनल रहे, क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट रहता है वो ईजी हो जाता है। अगेन यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमें रैशनलाइज करना है 1/√3 को। अब रैशनलाइज करने के लिए इसमें हमें ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये जो नीचे का इरेशनल पार्ट है √3, ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें दिया गया है 1/√3। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मुझे पता है √3 इंटू √3 मुझे 3 दे देगा, तो मेरा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो रैशनल हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/3। इस तरह से हम रैशनलाइज करते हैं। हम रैशनलाइज ज़्यादातर हम डिनोमिनेटर को करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आप देखिए। यहाँ पर 1/7 का क्यूब है और उसकी हमें 4th रूट देखनी है। अब इससे हमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, या इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो पहले हम देखेंगे ये लिखा क्या है एग्जैक्टली। ये है 7 पर क्यूब और डिवीजन में आएगा हमारा 4। अब हमें देखना है कि हम इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट आ रहा है 3/4, तो अगर इसमें मैं 1/4 यानी कि मल्टीप्लाई करूं 7 1/4, तो 3/4 और 1/4 ऐड होके मुझे दे देगा 1, और वो बना देगा 7 की पावर को रैशनल नंबर। तो ये जो 7 1/4 है यही कहलाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 टू द पावर 1/4 से, डिनोमिनेटर में भी 7 टू द पावर 1/4। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7 4th रूट में, और नीचे आंसर डिनोमिनेटर हो जाएगा 7। तो इस तरह से हमने इस वाले सर्ट को रैशनलाइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन होता उसमें अगर जो भी इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी ऑपरेशन करने को कहा जाता, तो इस तरह से हम उसे इजीली फिर आगे कर पाते। तो ये यूटिलिटी है रैशनलाइज करने की किसी भी सर्ट को। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट सर्ट्स। कॉन्जुगेट सर्ट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो सर्ट्स जिनका सम और उनका प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर दे, तो वो होते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स। जैसे कि ये एक जनरल फॉर्म में दिया है x + √y एंड x - √y। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो √y कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2x, जो कि रैशनल नंबर होगा। या जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे ये दो नंबर से इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर देगा। जैसे इसे हम करके देख लेते हैं।
हमें मल्टीप्लाई करना है 3 + √2 और 3 - √2। 3 3 = 9 माइनस 3√2 प्लस 3√2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -2। ये पार्ट हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 - 2 ये हो जाएगा 7। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 आ रहा है जो कि रैशनल नंबर है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा जो एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे कोई भी दो सेट्स जो कि मल्टीप्लिकेशन पे या एडिशन करने पे एक रैशनल नंबर दें, वो कहलाते हैं कॉन्जुगेट सेट्स। अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक आपकी स्क्रीन पर ये है। इसे हम एक सॉल्व करके देखते हैं एग्जांपल को। हमें दिया है 3 + 2√2, डिवीजन में है 3 - √2। अब आप यहां देखेंगे ये कंडीशन दी है कि ये एक नंबर जो है फ्रैक्शन में, ये इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के, डिनोमिनेटर के, तो वो होगा 3 + √2 और यहां पर 3 + √2, क्योंकि ये एक कॉन्जुगेट पेयर बन जाएगा जो कि अभी हमने देखा था, इस तरह का कॉन्जुगेट पेयर। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे डिनोमिनेटर में अपने आप एक रैशनल नंबर दे देगा। अब हम इसे 3 3 = 9 प्लस 3√2 प्लस 6√2 प्लस ये 2 × 2 4 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 3 = 9 प्लस 3√2 माइनस 3√2 माइनस 2, ये हो जाएगा 9 + 4 13 प्लस, अब आप देखेंगे ये दोनों हैं लाइक सर्ड्स हैं क्योंकि इनके जो सर्ड वाला पार्ट है वो सेम है। तो 6 + 3 9, 9√2, डिवीजन में हमारा आ जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, 9 - 2 7। अब हम अगर इसे 7 से दोनों को डिवाइड कर दें और इस फॉर्म में अगर इसे हम देखना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं 13/7 प्लस 9/7 √2। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा A, और ये वाला हमारा जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा B। तो हमसे कहा गया था फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B, तो A हो जाएगा 13/7 और B हो जाएगा 9/7। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और जो इसका कंसेप्ट है वो है कॉन्जुगेट सेट्स का। वो हमारा सेशन का आज का लास्ट टॉपिक था। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। करीब 8 या 9 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं। इन पे बेस्ड कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। इस सेशन की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।